हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस फ्रॉम श्री एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। कंपनी लॉ की क्लास में कर रहे थे अपनी। कंपनी लॉ में जर्नल मीटिंग कर रहे थे आप। जर्नल मीटिंग जर्नल मीटिंग के अंदर आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है। हमारी ऑलरेडी 2 क्लास हो गई है और जर्नल मीटिंग में आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा सेक्शन 101। आज की स्टार्टिंग जो टॉपिक की रहेगी सेक्शन 101 से रहेगी, जो कि बात करता है नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। जब इसकी बात करता है जर्नल मीटिंग के नोटिस की बात करता है, तो नोटिस जो होना चाहिए, मतलब सेक्शन 101 कहता है कि जो नोटिस होगा, नोटिस जो होना चाहिए वो रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है ना। ओरल अगर आप किसी को नोटिस दे रहे हो, ओरली अगर आप किसी को नोटिस दे रहे हो तो वो क्या होगा, वो एक प्रॉपर एंड वैलिड नोटिस नहीं माना जाएगा। आप किसी को नोटिस दे रहे हो, वो प्रॉपर और वैलिड नोटिस नहीं माना जाएगा एट ऑल। अगर आप ओरल नोटिस के थ्रू अगर आप मीटिंग हेल्ड करते हो, आपने किसी को ओरली बोल दिया जर्नल मीटिंग के लिए और आप मीटिंग हेल्ड करते हो, तो वो मीटिंग जो होगी इनवैलिड मानी जाएगी। वो मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। क्लियर है। ये कहना चाहता है कि भाई जो नोटिस दिया जाता है, नोटिस ऑफ एजीएम, जो नोटिस ऑफ एजीएम दिया जाता है सेक्शन 8 कंपनी के एंड अदर देन सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी की बात करूं तो नोटिस जो दिया जाता है वो दिया जाता है कम से कम 14 डेज क्लियर नोटिस। आपको 14 दिन पहले, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी में हैं तो 14 दिन पहले आपको क्लियर डे, 14 डे क्लियर डे नोटिस देना पड़ता है। और सेक्शन 8 कंपनी से छोड़कर बाकी दूसरी कंपनियां, उसमें आपको 21 डेज क्लियर नोटिस देना पड़ता है। यहाँ पे क्लियर नोटिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्लियर? क्लियर डे, क्लियर डे का मतलब होता है कि इसमें अगर आप बाय पोस्ट के थ्रू अगर आप क्या कर रहे हो, मीटिंग बुला रहे हो, तो जो डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस प्लस 48 आवर्स जो डिलीवरी लगती है पोस्ट के थ्रू जाने में, और जिस दिन डेट ऑफ मीटिंग, इस क्लियर डे में एक्सक्लूड होती है। मतलब इनसे अलग दिन होने चाहिए। 4 दिन ये हो गए प्लस इनसे अलग 21 दिन होने चाहिए। समझ आ गए। और जो ये प्रोविजन है नोटिस वाले, ये आपको प्रॉपरली अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। समझ आ गई। क्लियर है। आगे बात करते हैं। In case of valid special notice under the act has been received from the member, the company shall give notice of resolution to all the member at least। मतलब मान लो अगर कोई भी मीटिंग कॉल की जा रही है एट द requisition of the member, अगर मेंबर ने रिक्वेजिशन की है टू कॉल दी जनरल मीटिंग, तो उसके लिए ईजीएम बुलाने के लिए, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 डेज नोटिस से पहले कंपनी क्या करेगी? कंपनी जिस दिन रिक्वेजिशन रिसिप्ट हुई, जिस दिन रिक्वेजिशन रिसिप्ट हुई, तो कंपनी क्या करेगी? शैल गिव
नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू ऑल द मेंबर। क्लियर है? एटलीस्ट 7 ऑल द मेंबर, सब मेंबर को नोटिस को मीटिंग को बुलाने के लिए नोटिस दिया जाएगा। कितने दिन पहले? एटलीस्ट 7 डेज। अगर रेक्विजिशन करके नोटिस बुलाई गई है। क्लियर है? वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सेंड द नोटिस टू ऑल द मेंबर इंडिविजुअली, कि भाई यहाँ पे इंडिविजुअली आप नोटिस नहीं भेज पा रहे, इट इज प्रैक्टिकेबल ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा? अगर मान लो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी है ना, इस केस में क्या होता है कि मान लो किसी कंपनी के लाखों क्या है शेयर होल्डर्स हैं, उस केस में क्या होगा? अगर नोटिस भेजना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उस नोटिस को पब्लिश करवाना पड़ेगा। पब्लिश करवाना पड़ेगा किसमें? एक तो वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के अंदर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के अंदर in the principal vernacular language of the district in which the register of the company is situated, और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर। दूसरा किस में बना था? इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर। और ये कितने दिन पहले करना पड़ेगा? एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से 7 दिन पहले। क्लियर है? 7 day बिफोर द मीटिंग। ये आपको कौन कहता है? ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कहता है। नोटिस ऑफ द मीटिंग, नोटिस ऑफ द मीटिंग के अंदर क्या क्या मेंशन होता है कि एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन बिजनेस आवर्स ऑफ 9 AM to 6 AM, कंप्लाई विद द सेक्शन 101, कंप्लाई विद द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। 21 दिन क्लियर डे नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के अंदर डेट, टाइम, प्लेस, आवर्स ऑफ द मीटिंग स्पेसिफाई किया जाएगा। ये सब क्या किया जाएगा? स्पेसिफाई किया जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। शॉर्टर नोटिस क्या होता है? शॉर्टर नोटिस क्या होता है कि कई बार मेंबर क्या करते हैं कि अगर कंपनी, मान लो कंपनी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर रही है? जनरल मीटिंग कॉल कर रही है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि 21 दिन का नोटिस दे। मान लो 2 दिन बाद एजीएम कॉल की जा रही है या जनरल मीटिंग कॉल की जा रही है, तो क्या वो शॉर्टर नोटिस से हो सकती है? वो शॉर्टर नोटिस से हो सकती है। जर्नल मीटिंग को, जर्नल मीटिंग may be called by shorter notice। जनरल मीटिंग को शॉर्टर नोटिस से भी कॉल किया जा सकता है। रेटिंग, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपको कंसेंट लेनी होगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी जनरल मीटिंग को शॉर्टर नोटिस में कॉल किया जा रहा है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको कंसेंट लेनी होगी। और कंसेंट किसकी लेनी होगी? कंसेंट राइटिंग में लेनी पड़ेगी, इन राइटिंग, या फिर कंसेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी लेनी पड़ेगी। या तो आपको राइटिंग में लेनी पड़ेगी कंसेंट, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंसेंट लेनी पड़ेगी। और कितने मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी? नॉट लेस देन 95% of the member entitled to vote at such meeting, entitled to vote at such meeting। क्लियर है? तो जर्नल मीटिंग को आप शॉर्टर नोटिस से भी बुला सकते हो, जिसमें आपको राइटिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कंसेंट लेनी पड़ेगी।
95% कम से कम मेंबर जो एंटाइटल टू वोट हैं वो अपनी रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कंसेंट दे दे कि भाई वी आर एग्री कि आप शॉर्टर नोटिस से मीटिंग बुला सकते हैं। जनरल मीटिंग में भी कोड आफ्टर शॉर्टर नोटिस ए कंसेंटेड राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अकॉर्डिंग टू। अगर मैं बात करूं एजीएम की, शॉर्टर नोटिस से अगर एजीएम बुलाई जा रही है तब फिर आपको शॉर्टर नोटिस से एजीएम बुलाने के लिए कितने मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए? कम से कम नोट लेस देन 95% of the member entitled to vote of the member entitled to vote। और अगर मैं ईजीएम की बात करूं, दो सिचुएशन होगी। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, दो चीजें होंगी। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी शॉर्टर नोटिस से एक जनरल मीटिंग बुलाने के लिए, कम से कम नोट लेस देन 95%, नॉट लेस देन 95% of the paid up share capital held by majority of member। कि भाई मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो है 50% से ज़्यादा के जो मेंबर हैं वो कम से कम 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो है हेल्ड किया होना चाहिए और उनके पास वोटिंग राइट भी होना चाहिए। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो कम से कम नोट लेस देन 95%। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? नोट लेस देन 95% of the having, if company have no share capital then not less than 95% of the total power exercisable at the meeting। ये मतलब क्या है कि जिसके पास 95% of the total voting power है तो उनकी कंसेंट लगेगी। क्लियर है? Where any member of the company is entitled to vote only the same resolution or resolution to be moved at the meeting and not on the other, those members shall be taken into account in respect of the former resolution or the resolution and not in respect of the other matter। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो दो रेजोल्यूशन है, ए और दो। फर्स्ट वाले रेजोल्यूशन पे उसके पास वोटिंग राइट है लेकिन दूसरे वाले रेजोल्यूशन पे उसके पास वोटिंग राइट नहीं है, तो उसको फिर पहले वाले रेजोल्यूशन के लिए ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? समझ आ गए? तो ये बात करके यहाँ पर होती है। तो ये होता है शॉर्टर नोटिस कंसेंट से मीटिंग को बुलाना। आगे बात करते हैं। अब कंटेंट ऑफ द मीटिंग क्या होगी? अब आता है कंटेंट ऑफ द नोटिस क्या होगा। नोटिस के अंदर क्या क्या होगा बात करते हैं। कंटेंट ऑफ द नोटिस, प्लेस ऑफ द मीटिंग, सेक्शन 96 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये आप पढ़ लेना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डे ऑफ द मीटिंग, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस है। आगे बात करते हैं। टाइम ऑफ द मीटिंग, टाइम ऑफ द मीटिंग,
ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एजेंडा ऑफ द मीटिंग, एजेंडा क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। एजेंडा क्या होती है, मान लो देखो क्या हुआ, नोटिस के अंदर हमने बताया कि इन मुद्दों को लेके क्या होगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो एजेंडा क्या होता है, एजेंडा, एजेंडा जो होता है वो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड थ्रू ये कहना चाह रहा है कि ये जो होते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होंगे थ्रू जर्नल मीटिंग, जर्नल मीटिंग के थ्रू जो भी बिजनेस डिस्कशन किए जाएंगे उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट होती है उसको एजेंडा कहा जाता है। और इस स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट को भी, इस स्टेटमेंट के एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट को भी अटैच किया जाता है, इसमें एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट को भी अटैच किया जाता है। प्रॉक्सी क्लोज, हर एक मीटिंग के साथ एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, एवरी नोटिस, जो भी नोटिस है जो कॉल कर रहा है क्या, प्रॉक्सी क्लोज विद द रीजनेबल प्रोमिनेंस, प्रॉक्सी क्लोज, प्रॉक्सी क्लोज ये कहना चाह रहा है कि एवरी नोटिस कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द कंपनी which has share capital or the article which provide for the voting by the proxy at the meeting should carry with reasonable prominence a statement that member entitled to vote and entitled to attend and vote is entitled to appoint proxy। ये कहना चाह रहा है कि जो कंपनी कोई भी कंपनी जिसकी क्या है, कंपनी हैज शेयर कैपिटल, कोई भी कंपनी है जिसकी क्या है, शेयर कैपिटल, और दूसरा जिसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल प्रोवाइड करता है, किसके रिगार्डिंग, आर्टिकल प्रोवाइड करता है फॉर वोटिंग बाय प्रॉक्सी। तो वो क्या कर सकते हैं, वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं। नोटिस के अंदर ये दिया जाएगा कि जो भी मेंबर एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग है वो क्या कर सकता है, अपने जगह पर प्रॉक्सी को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। क्लियर है, जहां जहां अलाउ किया गया है वहां वहां अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी को। नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक में, रूल 18, रूल जो 18 है, आगे बात करते हैं। रूल 18 ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, उसमें ये बात करता है नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या बात करता है, नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कंपनी में गिव नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी कम्युनिकेशन सेंड बाय कंपनी थ्रू ऑथोराइज सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या होता है, एनी कम्युनिकेशन सेंड बाय द कंपनी, सेंड बाय द कंपनी, किसके थ्रू, इट इज थ्रू authorized
and secured computer program which is capable of producing confirmation, keeping record of such communication, addressed to the person entitled to receive such communication, at least electronic mails address provided by the member. मतलब किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन अगर कंपनी ने सेंड किया है जो कि कैपेबल है किस चीज के लिए, आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड को रख सकते हैं। आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू कोई भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। नोटिस में बी सेंड थ्रू ईमेल, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू बाय ईमेल नोटिस सेंड कर सकते हो। या तो आप प्रॉपर ईमेल कर सकते हो बाय टेक्स्ट से, या आप अटैचमेंट लगा सकते हो, तो वो सारे का सारा आप, या फिर आप लिंक दे सकते हो, आप उस ईमेल में यूआरएल डाल सकते हो, लिंक डाल सकते हो, ठीक है ना, समझ आ गई। तो आप उसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, the email shall be addressed to the person entitled to receive such email as per the record of the company has provided by the depository। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ईमेल है आप पर्सन के ईमेल एड्रेस पे डालोगे, जो भी कंपनी के पास है या जो भी डिपॉजिटरी के पास है। साल में एक बार कंपनी अपने मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि वो अपने ईमेल एड्रेस को अपडेट करवा लें। समझ आ गई। जिन्होंने अपना ईमेल आईडी अपडेट नहीं करवाया तो वो अपना ईमेल एड्रेस क्या करा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। और जो ईमेल आप करोगे एजीएम के लिए, ईमेल आप करोगे, उस ईमेल के अंदर नाम जो होगा कंपनी का, नेम ऑफ द कंपनी, नोटिस ऑफ टाइप ऑफ मीटिंग, प्लेस, डेट on which the meeting is scheduled. If the notice is sent in the form of non-editable attachment to email, such attachment shall be in the PDF format। अगर आप ईमेल कर रहे हो और साथ में नोटिस अटैच कर रहे हो तो नोटिस जो होगा वो आप PDF फॉर्म में दे सकते हो, या फिर आप लिंक दे सकते हो जिसपे क्लिक करके कोई भी क्या कर सके, उस नोटिस को असेस कर सके। When notice or notification of availability of notice are sent by email, the company should ensure that it use a system which produce confirmation of total number of recipient email and a record of each recipient to whom the notice has been sent, copy of such notice and any notice of any failed transmission and subsequent resending should be retained by और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी प्रूफ ऑफ सेंडिंग। मतलब कंपनी के पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब जो उनके पास कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम के थ्रू वो ईमेल कर रहे हैं तो उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितनों लोगों को आपने क्या कर दिया है, ईमेल की है, कितनों को सेंड हो चुकी है, कितनों को सेंड नहीं हुई, आपने कितनों को रीसेंड की है, पूरा क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। द कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड when it transmit the email and the company shall not be held responsible for the failure in the transfer beyond the control। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो कंपनी ने जर्नल मीटिंग का नोटिस बाय ईमेल सेंड कर दिया, बट उसके पास नहीं पहुंचा, आपके साइड से सेंड हो चुका है, दूसरे बंदे के पास नहीं पहुंचा किसी रीजन की वजह से जो कि आपके कंट्रोल में नहीं था, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने नोटिस प्रॉपरली सेंड किया है, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। इफ कंपनी एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस फेल टू प्रोवाइड और अपडेट रेलेवेंट ईमेल एड्रेस टू द कंपनी, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी मेंबर है जो मीटिंग अटेंड कर सकता है और वोट कर सकता है, अगर उसने कंपनी को अपना ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं करवाया तो उस केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। द कंपनी मे सेंड email through in-house facility or it is registrar or transfer agent or authorize any third party agency provide bulk email facility। या तो कंपनी खुद से ईमेल कर सकती है, रजिस्ट्रार के थ्रू करवा सकती है, ट्रांसफर एजेंट के थ्रू करवा सकती है, या फिर किसी
थर्ड पार्टी एजेंसी को जो बल्क फैसिलिटी में ईमेल करे उसको ऑथराइज कर सकती है। द नोटिस मेड अवेलेबल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक लिंक या यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हैज टू बी रीडेबल। ये क्या होना चाहिए कि अगर आप बाय लिंक या फिर यूआरएल के थ्रू आप नोटिस भेज रहे हो, है ना, तो वो पूरा क्या होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिंक पे क्लिक करें लिंक ही ओपन नहीं होना, नहीं, प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए, तो वो सारी चीजें होकर यहाँ पर चल सकती है। तो सेम चीज क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में भी है, ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में भी सेम चीज है। आगे बात करते हैं। अब आता है यहाँ पे पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस। पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस। कौन कौन पर्सन है जो नोटिस रिसीव कर सकते हैं? एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज मेंबर, असाइनी ऑफ एनी इंसॉल्वेंट मेंबर, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये सारे क्या हैं? ये एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस। क्लियर है? आगे बात करते हैं। ये काट दो, नोट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, सेक्शन 102। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो कि बात करता है सेक्शन 102। स्टेटमेंट टू बी अटैच्ड टू द नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मतलब जब भी कंपनी कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करेगी, कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करेगी जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है, तो आपको नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी होगी। आपको नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी होगी। Section 102 required that statement dealing the material fact of the business to transact has special business to be attached to the notice of the general meeting। मतलब जो नोटिस, जब भी कंपनी स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं, स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करेगी, तो उस जिस भी मीटिंग में स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाएगा, तो उस मीटिंग के नोटिस के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अब इसमें सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड क्या कहता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 require that notice shall clearly specify the nature of the meeting and the business to be transacted thereat. In respect of every special business, each such item shall be in the form of resolution and shall be accompanied by explanatory statement which shall set out all such fact and would enable member to understand the meeting। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो स्पेशल बिजनेस, मान लो कोई भी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रही है, कोई भी स्पेशल बिजनेस के रिगार्डिंग बातचीत होनी है मीटिंग में, तो उसका जो भी रेजोल्यूशन पास होगा, तो उस रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ मटेरियल फैक्ट हैं जो नोटिस के साथ अटैच होके एज ए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होके जाएंगे, जिससे मेंबर को ये समझने में आसानी होगी कि किस पर्पस के लिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है, क्या क्या इस रेजोल्यूशन को पास करने का पर्पस क्या है, वो सारे का सारा इसके अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आपको बताया जाएगा। समझ आ गई? कंटेंट क्या है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के? व्हाट आर द कंटेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट?
contents of explanatory statement. In case of special business, item to be transact at general meeting. अगर स्पेशल बिजनेस की बात करें, स्पेशल बिजनेस का कोई भी आइटम अगर जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट हो रहा है तो उस स्पेशल बिजनेस के रिगार्डिंग एक आप स्टेटमेंट दोगे, जो स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट बताएगी उस स्पेशल बिजनेस के बारे में, जिसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया जाता है। समझ आ गई? अब उसके अंदर क्या बताया जाएगा, क्या क्या कंटेंट होंगे उसके बाद। नंबर 1, द नेचर ऑफ कंसर्न एंड इंटरेस्ट फाइनेंशियल अदरवाइज इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ बिजनेस। जो भी ये स्पेशल बिजनेस डिस्कस होंगे जनरल मीटिंग के अंदर, इस आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस के अंदर हर एक डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का, उसके रिलेटिव का, है ना, इन सब का किस तरह का इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इस आइटम ऑफ बिजनेस में। एनी अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट दैट मे एनेबल member to understand the meaning, scope and implication of the term of business to take decision thereon। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी अगर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उस स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हेल्प करती है किसको, मेंबर को समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, तो वो भी आप क्या करोगे, बता के यहाँ पर चलोगे। क्लियर है? दूसरा, where any item of business refer to document which is to be considered of the meeting, the time and place where such document can be inspected shall be specified in the explanatory statement। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी आइटम ऑफ बिजनेस है, किसी डॉक्यूमेंट को अगर वो रेफर कर रहा है, ठीक है ना, तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में टाइम, डेट, प्लेस मेंशन करोगे कि जहां पर अगर कोई मेंबर उस डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहे तो कर सकता है। अब बात करते हैं अगर स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई मटेरियल फैक्ट को क्या करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, है ना, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा वो बात करते हैं। उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं उसकी बात करते हैं। अगर स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मटेरियल फैक्ट का डिस्क्लोजर देना था लेकिन अगर कंपनी ने नहीं दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। ये कहना चाह रहा है कि वेयर हैज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर। ये कहना चाह रहा है कि वेयर हैज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर या फिर इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर। या तो नॉन डिस्क्लोजर हो रहा है या इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर हो रहा है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, मेड बाय द प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, एनी अदर की मैनेजरियल पर्सन, एनी बेनिफिट विच एक्रू अराइज। अगर किसी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया और उस मटेरियल इंफॉर्मेशन से अगर किसी प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, मैनेजर ने, की मैनेजरियल पर्सनल ने या उनके किसी रिलेटिव ने डायरेक्टली वे से या इनडायरेक्टली वे से किसी भी तरह से अगर कोई बेनिफिट लिया है तो डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर, की मैनेजरियल पर्सनल हैज द केस में बी शैल होल्ड सच बेनिफिट इन ट्रस्ट ऑफ द कंपनी। तो वो क्या करेंगे, उस बेनिफिट को कंपनी की ट्रस्ट के लिए रखेंगे। एंड शैल विदाउट प्रेजुडाइज टू
any other action being taken against him under the act, any other law for time being forced, be liable to compensate the company. बाकी तो एक्शन लिए जाएंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी भी डायरेक्टर ने, मैनेजर ने कोई पर्सनल बेनिफिट कमाया है तो वो फिर लाइबल होंगे कि आप कंपनी को कंपनसेट करेंगे। जितना भी पर्सनल बेनिफिट आपने किया है उतने बेनिफिट के लिए आप कंपनी को कंपनसेट करेंगे। पेनल्टी की बात करते हैं। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जितने भी प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, की एमपीज जिन्होंने डिफॉल्ट किया है तो उसमें पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपीज, मिनिमम पेनल्टी। समझ आ गए? या फिर 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट 5 टाइम ऑफ द अमाउंट बेनिफिट accruing टू प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, इनमें से जो भी हायर होगा, या तो 50,000 रुपीज या फिर 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ बेनिफिट। तो ये चीजें आपको, अगर आप एक्सप्लेन इस सेक्शन 102 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर इतना लगेगा। अब आता है हमारे आगे कोरम ऑफ द मीटिंग। कोरम क्या होती है? कोरम सेक्शन 103, कोरम होती है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड। कोरम का मतलब होता है मिनिमम, कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर required to constitute a valid meeting, to constitute a valid meeting। अब पब्लिक कंपनी के केस में एजीएम बुलाने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के केस में कितने होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी के केस में अगर जनरल मीटिंग बुलानी हो तो कम से कम 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है? अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, अगर कंपनी के मेंबर 1000 से कम है तो उस केस में कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए। अगर कंपनी के मेंबर 1000 से लेके 5000 तक हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कोरम 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर कंपनी के मेंबर 5000 से ज्यादा हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कोरम 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। समझ आए? ये कहना चाह रहा है कि जो कोरम होगी, कोरम पर्सनली प्रेजेंट होनी चाहिए, नॉट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजिट, मतलब थ्रू आउट द मीटिंग, थ्रू आउट द मीटिंग मिनिमम नंबर ऑफ जो कोरम है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बात करते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 कहता है कि प्रोवाइड दैट ड्यूली ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट इज डीम्ड टू बी मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एंड एंजॉय ऑल द राइट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी कंपनी का, अगर किसी कंपनी का मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कंपनी है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट है, तो ये तो देखो क्या होता है, ये तो पर्सनली आ नहीं सकते मीटिंग के अंदर, इनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो फिर लॉ ने क्या किया है कि भाई ये लोग अपने किसी भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को, ये लोग मीटिंग में अपने किसी
अपने किसी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं और उनको इन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी कोरम में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? वन पर्सन कैन बी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन वन बॉडी कॉर्पोरेट। ये कहना चाह रहा है कि एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनी का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। इन सच अ केस ही इज ट्रीटेड एज मोर देन वन मेंबर। मान लो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है। इन्होंने किसी मिस्टर राम को, ए लिमिटेड ने भी मिस्टर राम को ऑथोराइज किया है, बी लिमिटेड ने भी मिस्टर राम को ऑथोराइज किया है, सी लिमिटेड ने भी मिस्टर राम को क्या किया है? ऑथोराइज किया है। इन्होंने तीनों को ऑथोराइज किया है एज अ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो इस मिस्टर, वैसे तो देखो एक बंदा है, लेकिन ये अलग अलग कंपनी का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको कोरम में एज अ 3 मेंबर काउंट किया जाएगा। समझ आ गई? However, to constitute a meeting, at least 2 individuals shall be present in person. लेकिन मीटिंग जब होगी कम से कम 2 इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, मीटिंग करने के लिए 2 नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है। At least 2 individuals shall be present in the meeting. Thus, in case of public company having not more than 1000 member with the quorum requirement of 5 member, an authorized representative of 5 body corporate cannot form quorum by itself, but can do so for at least one more member is personally present. मतलब ये लगा लो कि भाई देखो, कोई भी पब्लिक कंपनी है, कोई भी क्या है? पब्लिक कंपनी है, और उस पब्लिक कंपनी, मान लो मिनिमम नंबर ऑफ कोरम 5 मेंबर चाहिए। अब एक मिस्टर राम है, वो 5 कंपनियों का क्या है? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है। उसको वैसे तो 5 अलग अलग पर्सन की तरह काउंट किया जाएगा कोरम में, लेकिन कोरम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक और इंडिविजुअल अलग होना चाहिए। राम से अलग एक और इंडिविजुअल होना चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? दिस इज सो बिकॉज अ सिंगल मेंबर प्रेजेंट कैन नॉट बाय इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। सिंगल मेंबर जो है खुद से मीटिंग नहीं कर सकता, उसको डिस्कशन करने के लिए किसी दूसरे से भी डिस्कस करना पड़ेगा। देयर आर नंबर ऑफ डिसीजन बाय विच इट नाउ बीन फॉर्मली सेटल्ड आउट दैट ए जर्नल रूल ए सिंगल पर्सन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। फ्यू सच केसेस इंक्लूड शार्प। तो मतलब एक वही बात होती है ना कि एक सिंगल मेंबर, अब एक आदमी है, एक आदमी क्या मीटिंग करता है? एक पर्सन। कम से कम मीटिंग करने के लिए 2 लोग तो होने चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि बेशक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को अलग अलग काउंट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मीटिंग करने के लिए एक ही पर्सन की जरूरत होती है। द वर्ड पर्सनली प्रेजेंट एक्सक्लूड प्रोक्सी। प्रोक्सी शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोरम। कोरम के अंदर प्रोक्सी को काउंट नहीं किया जाता। कोरम के अंदर 2 चीजें हैं। क्या कोरम में, एक क्वेश्चन आता है, क्या कोरम में ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को
क्या कोरम में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को काउंट किया जाता है? यस, एक बॉडी कॉर्पोरेट के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को काउंट किया जाता है। एक रिप्रेजेंटेटिव जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है उसको काउंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नर ऑफ स्टेट का है उसको काउंट किया जाता है। लेकिन प्रॉक्सी को कोरम के अंदर काउंट नहीं किया जा सकता। समझ आ गई? A person who represents two different bodies supposed to be act in accordance with the instruction of the principles. Therefore, such representative theoretically carry with him two set of opinion on the resolution. If two or more body corporate who are a member of company are represented by a single individual, each of body corporate shall be treated as personally present through the meeting. That individual representing such body corporate. अगर मतलब ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग बॉडी कॉर्पोरेट को केवल एक ही पर्सन प्रेजेंट कर रहा है मीटिंग में, तो उस एक पर्सन को अलग अलग बॉडी कॉर्पोरेट के तहत अलग अलग ही काउंट किया जाएगा। समझ आ गया? मेंबर हु हैव वोट बाय रिमोट ई वोटिंग हैव द राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग एंड अकॉर्डिंगली देयर प्रेजेंस शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम। ए मेंबर हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट एनी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि रिमोटली अगर कोई वोट कर रहा है ना, ई वोटिंग के थ्रू मीटिंग में, उसके पास भी मतलब मेंबर हु हैव वोट बाय रिमोट ई वोटिंग हैव राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग, उसके पास भी राइट है क्या, जनरल मीटिंग को अटेंड करने का, और उसको भी फिर कोरम में आप क्या करोगे, काउंट करोगे। समझ आ गई? A member who is not entitled to vote on any particular item of business being is a related party present shall be counted for the purpose of quorum. ये कहना जा रहा है कि कोई भी मेंबर है वो किसी बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है या रिलेटेड पार्टी है, उसके पास वोटिंग का राइट नहीं है, ठीक है ना, बट फिर भी उसको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा कोरम के अंदर। तो यहाँ पे जो है ये कोरम की बात करता है। तो कोरम के प्रोविजन आपको बड़ी ध्यान से पढ़ने हैं। अब वन मैन मीटिंग, एक वन मैन मीटिंग की हमने बात की थी, वन मैन मीटिंग की हमने वन पर्सन कंपनी में बात की थी कि भाई वन पर्सन वैसे तो मीटिंग नहीं हो सकती। देखो क्या है, एक पर्सन खुद से मीटिंग नहीं कर सकता, जो भी अगर वो डिसीजन ले साथ की साथ उसकी अगर रिकॉर्ड कर दे मिनट बुक के अंदर, तो वो क्या होगा, वही माना जाएगा कि भाई वो क्या है। अब वन मैन मीटिंग में किस तरह से होता है? इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर नाउ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दैट सिंगल मेंबर प्रेजेंट कैन नॉट बाय हिमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शन टू दिस rule which permit a meeting to be constituted of only one person. तो इसमें क्या होगा, बात करते हैं। Where a person hold all the share of a class, the person may constitute a class meeting. जहां पर एक मेंबर, एक पर्सन 100% शेयर होल्ड करता है किसी क्लास ऑफ शेयर की, किसी क्लास ऑफ शेयर की। मान लो क्लास ए इक्विटी शेयर है और ये सारे के सारे क्लास ऑफ ए इक्विटी शेयर मिस्टर राम ने होल्ड कर रखे हैं, तो मिस्टर राम को काउंट किया जाएगा किस पर्पस के लिए, मिस्टर श्याम को। तो उस सिचुएशन में मिस्टर श्याम अकेले ही उस क्लास ए शेयर की मीटिंग, क्लास मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। Where default is made in holding AGM in accordance with section 96 of the Act, the tribunal, while ordering the convening of the meeting, may direct that one person present in person or by proxy will constitute the quorum. Where it is impracticable to call a meeting in the manner prescribed by the Act or by the article, that tribunal may order a meeting to be held and direct that one person present in person or by proxy shall be deemed to be constitute a meeting. तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो कोरम। मान लो अगर आगे हमारे पास आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नो कोरम। इफ कोरम इज नॉट परसेंट विद इन हाफ एन आवर, अगर कोरम जो है
जो ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बता रखे हैं कि एक मीटिंग को करने के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है, उसको कोरम बोलते हैं। तो कोरम हाफ एन आवर, हाफ एन आवर तक अगर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होती तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी। मीटिंग क्या हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। मतलब ये कहना चाह रहा है नेक्स्ट वीक के सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, या सच अदर टाइम, सच अदर प्लेस एज द बोर्ड डिटरमाइन। या तो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी, या फिर मीटिंग अगर रेक्विजिसिस्ट ने बुला रखी है तो वो मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। समझ आ गई। आगे बात करते हैं चेयरमैन की। चेयरमैन सेक्शन 104, unless the article of the company otherwise provide, member personally present in the meeting shall elect one of themselves to be the chairman of by show of hands। ये कहना चाह रहा है कि जो मीटिंग के अंदर पर्सनली जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं वो आपस में शो ऑफ हैंड करके अपने में से ही किसी एक को क्या कर सकते हैं, जनरल मीटिंग के लिए चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं। If poll is demanded on the election of chairman, it shall be taken forthwith in accordance with the provision of the act, and the chairman elected on show of hands shall continue to be a chairman of the meeting until some other person is elected as a chairman as a result of poll, and such other person shall be chairman of the rest of the meeting। ये कहना चाह रहा है कि अगर चेयरमैन की अपॉइंट करते टाइम पोल को डिमांड कर लिया, पोल कि भाई हम वोटिंग शो ऑफ हैंड से नहीं करेंगे, भाई पोल करेंगे, पोल, तो जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता, पोल मतलब जैसे इलेक्शन होते हैं ऐसे ही क्या होता है, वोटिंग होती है पोल के थ्रू। लेकिन जब तक पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो जिस चेयरमैन को शो ऑफ हैंड से अपॉइंट किया गया था वो तब तक कंटिन्यू करेगा, और जब पोल का रिजल्ट आ जाएगा तो अगर किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया गया है तो वो पर्सन फिर क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए चेयरमैन रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है पैरा 5 ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, जो बात करता है किसका, अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ चेयरमैन की। ये कहना चाह रहा है कि इफ द चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स after the time of appoint of holding the meeting, or if he is unwilling to act as a meeting as chairman of the meeting, or if no director has been so designated, the director present at the meeting shall elect one of them shall to be the chairman of the meeting. If no director is present within 15 minutes after the time appointing of holding the meeting, or if no director is willing to take the chair, the member present shall elect on show of hand one of themselves to be the chairman। ये होगा कि देखो कि पहले तो क्या होगा, चेयरमैन आया, चेयरमैन होता है मीटिंग का। अगर चेयरमैन 15 मिनट तक मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होता, अगर वो ये भी नहीं कहता, वो अगर वो ये कहता है कि भाई मैं मीटिंग में नहीं आना चाहता, तो जो डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर अपने में से किसी को चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टर भी 15 मिनट तक मीटिंग में नहीं आते, डायरेक्टर कहते हैं कि भाई हम चेयरमैन अपॉइंट नहीं होंगे, फिर मेंबर जो हैं अपने में से किसी एक को चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। क्लियर है। अगर पोल डिमांड की है तो फिर पोल के थ्रू क्या होगा, चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया, द चेयरमैन शैल इंश्योर दैट द मीटिंग इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट एंड आर्टिकल और अदर एप्लीकेबल लॉ बिफोर it proceed to transact business. The chairman shall then conduct the meeting in a fair and impartial manner and ensure that only such business has to be set out in the notice is transacted। कि भाई ये कहना चाह रहा है कि चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चेक करना कि भाई जो मीटिंग है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट की गई है या नहीं की गई, भाई प्रॉपर आर्टिकल्स के प्रोविजंस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, या अदर जो लॉ हैं उनके प्रोविजंस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। The chairman shall then conduct the meeting in a fair and impartial manner and ensure that only such business has to be set out in the notice is transacted। The chairman shall regulate the manner in which voting is conducted at the meeting, keeping in view the provision of the act।
Secretarial Standard 2 required that the chairman shall explain the object and implication of the resolution before they put to the meeting. ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है. तो ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए एक बार इसको खुद से पढ़ लेना ये चीजें. तो ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए एक बार इसको पढ़ लेना. अब आना कहना चाह रहा है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर. Section 146 of the Act required the presence of auditor in the general meeting unless otherwise exempted, either himself through his authorized representative, who shall also be qualified to be auditor, shall have right to hear at the meeting on any part of the business which is concerned him as auditor. Similarly, Secretarial Standard 2 required the secretarial auditor unless exempted by the, मतलब ये कहना चाह रहा है कंपनी का जो ऑडिटर है और जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर है वो भी क्या कर सकते हैं, जो भी किसी भी ऑडिटिंग के मैटर से रिलेटेड या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिटर मैटर से रिलेटेड मीटिंग में वो हर्ड कर सकते हैं, मीटिंग को सुन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. उनके पास भी राइट है या तो खुद से या अपने ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या कर सकते हैं, मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं. द चेयरमैन में इनवाइट सेक्रेटेरियल ऑडिटर or his authorized representative to attend any other general meeting if we consider it necessary. The authorized representative who attend the general meeting of the company shall also be qualified to be a secretarial auditor. The authorized representative of the secretarial auditor attending the general meeting on behalf of the secretarial auditor should be a person who is a member of ICSI. मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर किसी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग के अंदर भेज रहे हैं अपने बिहाफ पे, तो वो जो अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो वो क्या होना चाहिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए, या फिर अगर सेक्रेटेरियल ऑडिटर है तो फिर वो कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए. समझ आ गए. अब हमारे सामने आता है प्रॉक्सी. प्रॉक्सी सेक्शन 105 हमने बात की प्रॉक्सी क्या होता है. अ पर्सन इज अपॉइंटेड बाय मेंबर हु अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द मेंबर एंड द मीटिंग इज टर्म है द मीटिंग एब्सेंस ऑफ द मेंबर एट द मीटिंग इज टर्म एज प्रॉक्सी. प्रॉक्सी कौन होता है? प्रॉक्सी वो पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया है, अपॉइंटेड बाय द मेंबर, जिसको मेंबर के द्वारा अपॉइंट किया गया है. क्लियर है. जो क्या करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा और वोट करेगा. किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर. द टर्म प्रॉक्सी, द प्रॉक्सी इज एजेंट ऑफ द मेंबर. प्रॉक्सी एक तरह से एजेंट होता है मेंबर का. द टर्म प्रॉक्सी इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफर to the instrument by which person is appointed as proxy. Section 105 of the Companies Act 2013 provide that member who is entitled to attend and vote can appoint another person as proxy to attend and vote at the meeting on this behalf. कोई भी person entitled to attend है या वोट कर सकता है मीटिंग के अंदर, वो अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है जो उसके बिहाफ पे क्या करे, मीटिंग में मीटिंग को अटेंड करे, मीटिंग में वोट करे. क्लियर है. हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी? कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग, हु इज एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग, वो अपने बिहाफ पे किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग. क्लियर है. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 added that where allow a member can appoint one or more proxy to attend and vote instead of himself, and a proxy need not to be a member. जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर हो, कोई और पर्सन भी हो सकता है. लेकिन अब प्रॉक्सी शैल बी अ मेंबर इन केस ऑफ कंपनी भी. सेक्शन 8 कंपनी की अगर मैं बात करूं,
अगर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो वो सिर्फ उसी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है जो कंपनी का क्या है, मेंबर है। अब अ प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है। क्लियर? एंड होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन, या फिर प्रॉक्सी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने का, मेंबर्स जो 10% टोटल शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट अगर होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है। प्रॉक्सी एक 50 मेंबर के बिहाफ पे क्या कर सकता है, अ प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50 एंड होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट। तो इतने तक से ज्यादा क्या हो सकता है, वोटिंग कर सकता है, अपॉइंट हो सकता है प्रॉक्सी। However, a member holding more than 10% of the total share capital of the company carrying voting right may appoint a single person as a proxy for his entire shareholding, and such person shall not act proxy for another person. अगर कोई पर्सन 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करता है तो वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जो वो प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है फिर वो किसी दूसरे पर्सन के लिए अपॉइंट नहीं होगा। क्लियर है? सेम क्या है 50 मेंबर के केस में है। इफ proxy is appointed more than 50 member, he shall choose any 50 member and confirm the same to the company before the commencement of the specified period for the inspection. In case the proxies fail to do so, the company shall consider only the first 50 proxy received as valid. क्लियर है भाई? कोई भी प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है तो अगर वो 50 मेंबर से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है तो उसको चूज करना पड़ेगा कि कौन से 50 मेंबर को वो रख सकता है अपने लिए, ठीक है ना, बाकी को उसे रिमूव करना पड़ेगा। एवरी नोटिस कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द कंपनी विच हैज शेयर कैपिटल और द आर्टिकल ऑफ विच प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय द प्रॉक्सी एट द मीटिंग, देयर शैल अपीयर विद रीजनेबल प्रोमिनेंस a statement that member entitled to attend and vote is entitled to appoint proxy, or where that is allowed one or more proxy to attend and vote instead of himself। मतलब कोई भी नोटिस जो है, नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग अगर मेंबर को भेजा जा रहा है तो उस नोटिस के अंदर एक बिल्कुल प्रोमिनेंट स्टेटमेंट, एक बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दी जाएगी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाई अगर कोई पर्सन प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है ना। अब आता है अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है, every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 5,000 rupees. 5,000 rupees. Disability of proxy. A proxy shall have no right to speak at the meeting. Proxy meeting में बोल नहीं सकता. Proxy cannot vote on the show of hand. Proxy cannot counted for the purpose of quorum. ना तो proxy बोल सकता है, नोट वोट कर सकता है बाय शो ऑफ हैंड, ना तो हैंड रेज कर सकता है, ना बोल सकता है, ना ही प्रॉक्सी को कोरम में काउंट किया जाता है। राइट ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के पास राइट है टू अटेंड द मीटिंग। प्रॉक्सी हैज राइट टू वोट ओनली ऑन पोल इफ एलिजिबल अंडर सेक्शन 109, हैज अ राइट टू डिमांड पोल। प्रॉक्सी पोल डिमांड कर सकता है, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे आते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी, प्रॉक्सी पे क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है? मेंबर ऑफ अ कंपनी रिस्ट्रिक्ट अंडर सेक्शन 8 shall not be entitled to appoint any person as his proxy unless such other person is also a member of the company।
अगर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर सेक्शन 8 कंपनी की जनरल मीटिंग में कोई मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है, तो वो मेंबर प्रॉक्सी सिर्फ उस पर्सन को ही अपॉइंट कर सकता है जो सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर हो। मतलब आप किसी दूसरे, मतलब मान लो एक सेक्शन 8 कंपनी है, उसमें ए बी सी डी 4 मेंबर। ये ए क्या है, ये प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है, तो सिर्फ ये बी सी डी इनको ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, इनसे अलग किसी बाहर को प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। अ पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी शैल नॉट एक्ट proxy on behalf of more than 50 member and member holding in aggregate। ये हमने पढ़ लिया सारा। अब आते हैं टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट प्रॉक्सी फॉर्म। द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंट द प्रॉक्सी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी 48 आवर बिफोर द मीटिंग। अगर कोई मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करना चाहता है तो उसे प्रॉक्सी फॉर्म क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, और मीटिंग के 48 घंटे से पहले पहले उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। Any provision contained in the article required a longer period than 48 hours shall have effect as if period of 48 hours has been specified. In case of private company, अगर मैं private company की बात करूँ, in case of private company, if I'm talking about private company, proxy shall be deposited with the company in accordance with section 105 unless otherwise provided. प्राइवेट कंपनी के अंदर प्रॉक्सी जो होंगे डिपॉजिट वो सेक्शन 105 के अंदर होंगे। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी प्रोवाइडिंग ई वोटिंग फैसिलिटी देयर इज नो नीड टू अपॉइंट प्रॉक्सी टू वोट एट द मीटिंग फर्दर टिल द परमिशन इन प्लेस ऑफ एंड कंपनी कंडक्ट देयर shareholder meeting through video conferencing or audio visual mean a person who will log in the meeting through provide credential he will be deemed to be personally present. Therefore the system of proxy is not relevant इन द इवेंट ऑफ वर्चुअल मीटिंग। लिस्टेड कंपनी के केस में अगर ई वोटिंग के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हो रही है तो वहां पर प्रॉक्सी की जरूरत नहीं होती। द प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर अपॉइंटिंग प्रॉक्सी इज एमजीटी 11। इट नीड टू बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द अपॉइंटर एंड और इज अटॉर्नी ड्यूली अथॉरिटी। अगर कोई मेंबर अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट कर रहा है एज अ प्रॉक्सी टू अटेंड द मीटिंग टू वोट आउट द मीटिंग, तो सिचुएशन में क्या होगा, उसको एमजीटी 11 फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके अपने साइन करने पड़ेंगे। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी अंडर द सील एंड साइंड बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी duly authorized by the body corporate. An instrument appointing a proxy is in form MGT 11 shall be questioned on the ground that it failed to comply with any special requirement specified for the instrument by the article of the company। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये MGT 11 है इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि भाई ये ठीक नहीं है या इसने कोई एक्ट रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया, इसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता।
अब आते हैं आगे डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी, वही सेम, ये सारे का सारा ये सेम है। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, वो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो ये आपको एक बार सेल्फ रीडिंग के लिए आपकी है। आगे बात करते हैं। ये सारा आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए है, तो इसको एक बार आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। अब हमारे आगे आता है प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग। प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग, मीटिंग को कैसे कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होती है, बिफोर एजीएम, बिफोर मीटिंग, बिफोर मीटिंग। अब मीटिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल मीटिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को, एनुअल अकाउंट्स को, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, अप्रूव करने पड़ेंगे अकाउंट्स को, ऑडिटर रिपोर्ट को सिक्योर करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट को, डिविडेंड की पेमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, एनुअल जर्नल मीटिंग के डेट, टाइम, वेन्यू, प्लेस को फिक्स करना पड़ेगा, एनुअल जर्नल मीटिंग के नोटिस को, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद फिक्स करना पड़ेगा बुक क्लोजर डेट, ऑथराइज करना पड़ेगा किसी कंपनी सेक्रेटरी को, ऑथराइज करना पड़ेगा ऑफिसर को जो क्या कर सके, नोटिस इशू कर सके ऑफ द जर्नल मीटिंग टू द मेंबर, ठीक है ना। द कंपनी विच प्रोवाइड रिमोट ई फैसिलिटी शैल पास द बिलो mention resolution, appoint scrutinizer for the voting, appoint agency for remote voting, deciding the cut-off date, purpose for calculating the name of member who are entitled to the vote, authorizing the chairman or in absence of any other director to receive the scrutinizer's result। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, क्लियर है। फिर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा एजीएम का, फिर यहाँ पे क्या होगा, नोटिस भेजोगे आप एजीएम का। नोटिस सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपको 41 डेज क्लियर नोटिस देना पड़ेगा, और अदर देन सेक्शन 8 कंपनी के केस में आपको 21 दिन का क्लियर डे नोटिस देना पड़ेगा, क्लियर है। अ नोटिस शैल हैव कंप्लीट एड्रेस ऑफ द वेन्यू, डेट, टाइम, एजेंडा ऑफ द मीटिंग इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट, अटेंडेंस स्लिप प्रॉपर होनी चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में, मतलब ये सारे के सारे ये आपके सेल्फ डिस्कशन के लिए, समझ आ गई। ये सारी चीज़ें होंगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगी होनी चाहिए। उसके बाद रिगार्डिंग एनुअल रिपोर्ट, शॉर्टर नोटिस की बात हमने कर ली, सेंड नोटिस किसे किसको भेजा जाएगा, एडवर्टीजमेंट की हमने बात कर ली, है ना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने ऊपर डिस्कशन की हैं, बस एक बार इनको समअप कर रखा है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। प्रॉक्सी की हमने बात कर ली, डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली, कन्वेनिंग कोरम की हमने बात कर ली, चेयरमैन की हमने बात कर ली है, ये सारी हमने बात डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है सारा। वोटिंग की आफ्टर द मीटिंग जब ये सारा वोटिंग होने के बाद आप मिनट्स बनाओगे, मिनट्स बुक बनाओगे, है ना, मेंटेन करोगे विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर ये सारे का सारा आप करोगे। तो एक बार ये आपकी सेल्फ रीडिंग है, इसको भी आप प्रॉपरली क्या करना, सेल्फ रीड कर लेना खुद से, है ना। आगे बात करते हैं।